सासू माँ बहुत काम कर लिया, अब आप अपने बेटे बहू के संग रहेंगी। आज अरमानों के पूरे होने के दिन थे। स्वप्निल गुलाबी पंखुड़ियों सा नर्म, खूबसूरत और चमकीला भी। तू, हिना और अंकुर की शादी का दिन ब्यूटी पार्लर में दुल्हन बनती। तू हिना बीते वक्त को याद दो के गलियारों से गुजरती पार करने लगी। वो दोनों इंजीनियरिंग फाइनल ईयर में दोस्त बने थे। जब उन दोनों की एक ही कंपनी में नौकरी लगी थी, कैंपस प्लेसमेंट में, फिर बातें होनी शुरू हुई। नई जगह जाना, घर खोजना और एक ही ऑफिस में ज्वाइन करना। दोनों ने ही ऑफिस के पास ही पीजी खोजा और फिर जीवन की नई पारी शुरू की। फिर हर दिन मिलना, ऑफिस की बातें करना, बॉस की शिकायत करना वगैरह। कभी कभी शाम को साथ में नाश्ता करना या सड़क पर घूमना। धीरे धीरे दोस्ती का स्वरूप बदलने लगा। अब घर परिवार की पर्सनल बातें भी शेयर होने लगी। दोनों ही अपने परिवार में इकलौते बच्चे थे और दोनों के ही पिता नौकरी पेशा। हाँ, तो हिना की मम्मी भी जहाँ एक कॉलेज में पढ़ाती थी, वहीं अंकुर की मम्मी गांव की सीधी सरल महिला थी और वह गांव में ही रहती थी। अंकुर के पिताजी शहर में अकेले ही रहते थे और अंकुर की छुट्टियां होने पर दोनों ही गांव जाते थे। दोनों 4 से 5 दिनों के लिए ही जाते और फिर शहर लौट आते। तुम्हारी मम्मी साथ क्यों नहीं रहती? तो हिना ने एक मासूम सा सवाल पूछा था। दरअसल गांव में हमारी बहुत प्रॉपर्टी है, सैकड़ों एकड़ खेत खलिहान और गौशाला इत्यादि। फिर घर भी बहुत बड़ा है। जैसे पीजी में मैं अभी रह रहा हूँ, वैसे तो हमारी गौशाला भी नहीं है। माँ वहाँ रहकर सबकी देखभाल करती है। साल भर तो एक फसल काटना और रोपने की जिम्मेदारी रहती है। उन सबको कौन देखेगा? यदि माँ शहर आ जाएंगी, हमारे घर आने का तो वो बेसब्री से इंतज़ार करती हैं। आज भी वो छोटे बच्चों की तरह मुझे दुलारती हैं, अंकुर ने बताया था। अच्छा, तो तुम खेतिहर बैकग्राउंड से हो? मैंने तो कभी गांव देखा ही नहीं। हाँ, मैंने गांव फिल्मों में ज़रूर देखा है। दादा दादी या नाना नानी सब शहर में ही रह रहे हैं और मेरी अब तक की ज़िंदगी फ्लैट में ही कटी है। तब हिना ने विस्फारित नैनों से कहा, अच्छा, शादी होने दो, तुम भी गांव देख लेना, वो भी अपना वाला। अंकुर ने हंसते हुए कहा तो तन्वीना चौंक गई। शादी? क्या तुम मुझे प्रपोज कर रहे हो? इस तरह भला कोई पूछता है? तब हिना ने आश्चर्य मिश्रित खुशी से चीखते हुए पूछा, अब मैं ठहरा गांव का गवैया आदमी, मुझे इन बातों की ज़्यादा समझ नहीं, पर मैं बाकी ज़िंदगी तुम्हारे साथ ही रहना चाहूँगा। क्या हम शादी कर लें? अंकुर ने तन्वीना की हथेली को अपने हाथों में लेते हुए कहा। ब्यूटी पार्लर में बैठी तन्वीना के दिमाग में रील की तरह ये सब घूम रहा था। कितनी अनन फनन में फिर सारी बातें तय हो गई। नौकरी के 1 साल होते होते दोनों शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं, यह सोचकर तू हिना रोमांचित हो रही थी। दोनों के ही घर वालों को कोई आपत्ति नहीं हुई थी। तो हिना के मम्मी पापा तो यह सुनकर खुशी हुए कि अंकुर की पृष्ठभूमि इतनी मजबूत है। अंकुर के पिताजी को पटना में एक बैंक में काम करते थे, तो हिना से मिलने बेंगलुरु चले गए और तो हिना के माता पिता भी उसी वक्त बेंगलुरु जाकर उन लोगों से मिल लिए। ऐसा लगा मानो सब कुछ पहले से तय हो, बस औपचारिकता पूरी करनी रह गई थी। अब बारात दिल्ली तन्वीना के घर कब आएगी, यह सब तय होना था। तो हिना के मम्मी पापा जहाँ डरे हुए थे कि ना जाने अंकुर के पिता की क्या मांग हो, कितनी दहेज की इच्छा जाहिर करेंगे, पर हुआ इसके ठीक उल्टा ही। उन्होंने ऐसी कोई भी मांग या विशेष इच्छा जाहिर नहीं की, बल्कि 2 महंगे सेट भारी भरकम जड़ाऊ वाले तन्वीना को आशीर्वाद में दिए। तो हिना का मेकअप अब समाप्त ही था, तो
तो हिना ने जल्दी से अपना मोबाइल निकाला और 4 से 5 सेल्फी ली। बारात में गिने चुने लोग ही आए थे और शादी में अधिक मेहमान तो ताहुना की ही तरफ के थे। महिलाएं तो एक भी नहीं आई थी, क्योंकि अंकुर के गांव में महिलाएं बारात में नहीं जाती हैं। ऐसा ही कुछ उसके पिताजी ने बताया था। शादी खूब अच्छी तरह से संपन्न हुई। विदा होकर तो हिना उसी होटल में गई जहां अंकुर के पापा ठहरे हुए थे। मोबाइल पर वीडियो कॉल पर अंकुर ने अपनी मां से उसे मिलवाया। सचमुच बेहद स्नेहिल दिख रही थी उसकी मां। बार बार उनकी आंखें छलक रही थी। मां, अब बस, हम तुम्हारे पास ही तो आ रहे हैं, तुम रो मत, अंकुर ने उन्हें भाव विभोर होते देख कर कहा। तभी उसके पापा आ गए और कॉल समाप्त हो गई। अंकुर के पापा बेहद खुश दिख रहे थे। उन्होंने बच्चों के सिर पर हाथ फेरा और एक लिफाफा पकड़ाया। लो बच्चों, ये तुम दोनों को मेरी तरफ से शादी का गिफ्ट, यूरोप का 15 दिनों का हनीमून पैकेज। कल सुबह ही निकलना है यहाँ से दिल्ली, सो तैयारी कर लो। ताहुना और अंकुर आश्चर्यचकित रह गए। पर पापा, फिर माँ से मिलना कैसे होगा? हम घूमने बाद में भी तो जा सकते हैं, अंकुर ने आनाकानी करते हुए कहा। घूम फिर कर सीधे गांव ही आ जाना, अभी शादी एंजॉय करो, गांव में तुम लोग बोर हो जाओगे, अंकुर के पापा बोले। इस तरह अंकुर और तो हिना फिर यूरोप टूर पर निकल गए। 15 दिन कैसे गुजर गए दोनों को पता ही नहीं चला। सब कुछ एक सपने की तरह मानो चल रहा हो। लौटकर दोनों सीधे बेंगलोर ही चले गए। इस तरह तो हिना अपनी सासू माँ से नहीं मिल पाई। तय हुआ कि 2 महीने बाद दिवाली के वक्त गांव चले जाएंगे दोनों। 2 महीने बाद जब तो हिना पहली बार गांव जा रही थी तो उसके अंदर ही अंदर बहुत घबराहट हो रही थी। जाने कैसी होंगी अंकुर की माँ, वहाँ लोग कैसे होंगे, या फिर गांव का घर कैसा होगा। बेंगलुरु से वो लोग पटना पहुँचे और वहाँ से अंकुर के पापा के साथ वो लोग सड़क मार्ग से गांव की ओर चल दिए। कोई 3-3.5 घंटों में वो लोग गांव पहुँच गए। रास्ते की हरियाली उसका मन मोड़ रही थी। बरसात बीत चुकी थी। पेड़ पौधे, खेत सब चमकदार हरे परिधान पहने नई दुल्हन का मानो स्वागत कर रहे थे। अंकुर बीच बीच में अपनी माँ को बता रहा था कि वो लोग कहाँ तक पहुँचे या कितनी देर में पहुँच जाएंगे। रास्ते में पहली बार तो हिना अपने ससुर जी से भी इतनी घुल मिलकर बातें करती जा रही थी। उसके ससुर जी काफ़ी लंबे बलिष्ठ कदकाठी के व्यक्ति थे, जिन पर उम्र अपनी छाप नहीं लगा पाई थी अब तक। जब कार लंबी चौड़ी बाउंड्री वाले को पार करते हुए एक दरवाजे के सामने जाकर रुकी तो हिना हैरान रह गई। उस दरवाजे को देखकर अर्ध गोलाकार बड़े से उस नकाशीदार लकड़ी के दरवाजे के ऊपर महीन कृष्टकारी की हुई थी। दरवाज़ा तो इतना बड़ा था मानो उसमें से हाथी निकल जाए। अवश्य इन दरवाज़ों का प्रयोग हाथी घुसाने के लिए किया जाता होगा। वह अब तक मुँह बाएं दरवाजे की ओर ही देख रही थी कि अंकुर ने कोहनी मारी। सामने उसकी सासू माँ खड़ी थी, आरती का थाल लेकर। गोल सा चेहरा, गेहुआ रंगत, मोजला कदकाठी, उल्टे पल्ले की गुलाबी रेशमी साड़ी पहनी उसकी सासू माँ ने
उसे सिंदूर का टीका लगाया। बेटी बहू दोनों की आरती उतारी और लुटिया में भरे जल को 3 बार उनके ऊपर वार कर अक्षत के साथ ढेर सारे सिक्के हवा में उछाल दिए। गांव की मुहिम से कार के पीछे पीछे दुल्हन देखने के उत्सुक थे। दौड़ते बच्चे झट से उन्होंने लूटने लगे। यह तो अच्छा हुआ था कि तू हिना ने आज सलवार कुर्ती और दुपट्टा पहना हुआ था, वरना बड़ी शर्म आती कि सासू माँ सिर पर पल्ला लिए ही हुए हैं और बहू जींस टॉप में है। अंकुर ने कुछ भी नहीं बताया था। वह पूछती रह गई थी कि वह क्या पहने, कैसे कपड़े लेकर वह गांव चले। उसकी सासू माँ उससे सब नई दुल्हन वाले ने करवा रही थी। जब उसने अंदर प्रवेश किया तो वह चकित रह गई कि घर कितना बड़ा है। उस घर नहीं, हवेली, कोठी या महल ही कहना चाहिए। सारी जिंदगी फ्लैट में रहने वाली तो हिना ने सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी ससुराल का घर इतना विशाल होगा। मुख्य दरवाजे को पार कर बड़ा सा दालान बना था। उसके बाद एक बहुत बड़ा सा आंगन था। आंगन बीचों बीच में था और उसके चारों तरफ कमरे दिखाई दे रहे थे। आंगन और फिर दालान पार करके 2 कानों पर सीढ़ियाँ दिखाई दे रही थी। वहीं तीसरे कोने में एक मंदिर था। एक तरफ जहाँ उसे सिर नवाने के लिए ले जाया गया, वहाँ उसने देखा कि सासू माँ बाहर ही रुक गई और ससुर उन दोनों को देवता घर में ले गए। घर के अंदर इतना सा सुंदर सा मंदिर, वहाँ एक पंडित जी भी बैठे हुए थे जिन्होंने इन दोनों से कुछ पूजा कुछ रस्में करवाई। फिर सासू माँ तो हिना का हाथ पकड़ सीढ़ियों से ऊपर ले जाने लगी। अंकुर को भी दुलाते हुए वो ले चली। तीसरे तले तक पहुँचते पहुँचते तू हिना हाफ गई थी। दुल्हन, ये तुम्हारा कमरा है, अब तुम आराम करो। कोई उसका सामान वहाँ पहले ही पहुँचा चुका था। वह कमरा कहने को था तो पूरा हॉल, शायद महानगरों के बहुमंजिले इमारतों का 1-2 बेडरूम फ्लैट इसमें समा जाए। कमरे से निकली बालकनी, जिसकी रेलिंग बहुत ही सुंदर नक्शेदार काम था। झरोखे नुमा खिड़कियाँ अलग मनमोह रही थी। तो हिना कमरे का मुआयना कर रही थी कि उसने देखा अंकुर माँ की गोद में सिर रखकर लेट चुका था। माँ उसका सिर सहलाते हुए कह रही थी, ये घर आज घर लग रहा है, वरना मैं अकेली एक कोने में पड़ी रहती हूँ। वर्षों से रंग रोगान भी नहीं हुआ था और ना ही मरम्मत। जब शादी की खबर मिली तो मैंने झट से मरम्मत का काम शुरू करवाया, पर इतना बड़ा घर काम पूरा ही नहीं हुआ। मेरी इच्छा थी कि तेरी बहू को मैं साफ सुथरे घर में ही उतारूंगी, उस भूतिया हो चुके घर में नहीं। अभी 2 दिन पहले ही तो मजदूरों ने अपने बांस बल्लियाँ यहाँ से हटाए हैं। बहू के आने से आज घर में मानो रौनक आ गई। अच्छा, तो ये राज है उस अचानक हनीमून पैकेज का, तो हिना ने मुस्कुराते हुए सोचा। फिर अंकुर की माँ ने तो हिना को पास बुलाकर चाबियों का गुच्छा थमाते हुए कहा, लो संभालो अपनी जिम्मेदारी, अब मैं थक चुकी हूँ। मैंने वर्षों इंतज़ार किया कि कब अंकुर की बहू आएगी जो ये सब घर गृहस्थी संभालेगी। उनके ऐसा बोलते ही तो हिना को मानो बिच्छू ने काट लिया। उसने बेबसी से अंकुर की तरफ देखा। अंकुर ने उसके भाव समझते हुए कहा, माँ ये बस आप ही संभाल सकती हैं। तो हिना नौकरी करती है, उसे छोड़ वह कहाँ इन सब झमेलों में रहने आएगी। अंकुर ने
माँ को गुच्छा लौटाते हुए कहा, अच्छा, जब तक है तब तक ही संभाले, सब कुछ देख समझे कहती हुई वो चाबियाँ वहीं छोड़कर चली गई। उस दिन तो थकान उतरना ही बीत गया। अगले दिन तो हिना हवेली में घूम घूम कर देखने लगी सब कुछ। कैतूहल वश हर झरोखे से झांकती, हर खंभे के पास खड़ी हो सेल्फी लेती, तो कभी बंद दरवाजे की खूबसूरती को अपने मोबाइल कैमरे में कैद करती, चाबी की गुच्छे को भी वह हैरानी से देखती। वैसे ताला चाबी तो अब देखते भी नहीं, कम से कम तो हिना ने तो नहीं ही देखा था। हर कमरे पर बड़ा सा ताला लटका हुआ था। उस बड़े से ताले को देख उसे किसी के लटके चेहरे वाले बूढ़े की याद आ रही थी। दिवाली में अभी 2 दिन और थे, पर घर तो उसी दिन से सजा हुआ था जिस दिन से वो सब आए थे। अंकुर देर तक सोता रहता और तो हिना को समझ आ रहा था कि वो अंकुर घर सिर्फ सोने और खाने ही आता है। शायद उसे भी सभी कमरों की कोई जानकारी नहीं थी। अंकुर, उठो ना, मैं बोर हो रही हूँ। सुबह के 11 बजने को आए और तुम अभी भी उठे नहीं रहे हो। तहुना ने अंकुर को हिलाने का असफल प्रयास किया। हार कर वह चौकी के दरवाजे को पकड़कर खड़ी हो गई। वहाँ मम्मी खाना बनाने में बिजी थी। सबकी पसंद के पकवान बन रहे थे। मेरे भैया जब सब घर आते हैं तभी इस रसोई के भाग जागती हैं, वरना मैं उधर अपने कमरे में ही सब कुछ पका लेती हूँ। अब सीढ़ियाँ भी तो चढ़ी नहीं जाती। ना ना बिटिया, तुम रहने दो, अपने घर पर तो करती ही होगी। कुछ दिन यहाँ मेरे हाथ के खाने का स्वाद लो। जा बिटिया, घूमो फिरो, अपने घर को देखो समझो। अंकुर तो कभी देखता ही नहीं और ना ही उसके बाबा। तुम संभाल लो तो मेरी जिम्मेदारी खत्म हो। ताहुना को हाथ बटाने के लिए आते देख उन्होंने टोक दिया, बेटी तुम किस्मत वाली हो जो ऐसे सास ससुर मिले तुम्हें। तुहना की माँ ने फोन पर उससे बोलती। अब तुहना को वाकई इधर उधर डोलने के सिवा अब तो हिना को कोई काम ही नहीं रहता था। सो वह अब हर कमरे को खोल खोल कर देखने लगी। हवेली के पिछवाड़े में खलिहान था जहाँ शायद फसल काटने पर रखी जाती थी। अनाज की कोठरियाँ थी और बड़ा सा गौशाला भी जहाँ कोई मजदूर लोग थे जो वहाँ मौजूद दसियों गांव की देखभाल कर रहे थे। तुहना ने सबका पता किया। दूध हर दिन विशेष गाड़ी से पटना स्थित एक डेयरी फार्म में जाता था और अनाज की बोरियां भी ट्रकों में भरकर मंडेरियों में बिकने जाती थी। अब तक थैली में दूध खरीदने वाले आश्चर्य से अपनी मिल्कियत देख रही थी। एक बात उसे अजीब लगती कि उसकी सास अपने पति यानी उसके ससुर से ज़्यादा पर्दा करती थी, जबकि तुहिना को कुछ भी मनाही नहीं थी। एक दिन तुहिना ने सुबह सुबह देखा आंगन में ससुर जी कुर्सी पर बैठे थे और सास एक बाहीनुमा खाते को खोलकर कुछ बता रही थी। वह ऊपर तले के मुंडेरे से नीचे झांक रही थी। पूरे वक्त उसकी सास कुछ समझाने के प्रयास कर रही थी। उसने यह भी देखा कि उन्होंने बहुत सारे रुपए एक पोटली में जो बांधे हुए थे उनके हाथ में दिए। ससुर जी ने ना उसे गिने या ठीक से देखा, उसे फिर से बांध सास के ही हाथ में थमा दिया। वह बिल्कुल वैसे ही कर रहे थे जैसे अंकुर ने कुछ जबरदस्ती करवाया तो करता है। वह हाव भाव से समझ रही थी। ऊपर से दिवाली का दिन था। अंकुर दोपहर में खाना खाकर फिर से सो गया। उसके ससुर जी नीचे पूजा वाले कमरे में थे और तुहना रसोई के बगल वाले स्टोर रूम में घुसकर
संदूकों और बक्सों को खोल खोल कर देख रही थी। बहुत पुराने पुराने कपड़े थे। कई बक्सों में सिर्फ साड़ियाँ भरी हुई थी। भारी भारी बनारसी साड़ी थी ज़्यादातर। एक लकड़ी की सुंदर सी अलमारी थी, उसमें बहुत सारे ब्लैक एंड वाइट तस्वीरें थीं। एक संदूक था जिससे खोलना तो हुना को आ ही नहीं रहा था। वह दीवार में लगा हुआ था और उसके दरवाजे के अंदर घुसकर खोलने वाले ताले थे। चरमर की आवाज़ से मम्मी भी वहां आकर खड़ी हो गई थी। पहले तो तुहिना को भान ही नहीं हुआ, फिर जब देखा कि वो उससे ही मुँह हो देख रही है तो तुहिना थोड़ी झेप सी गई। क्या सोच रही होगी वो कि कैसी लड़की है, सब कुछ मानो देख ही लेगी। तुहिना झट से हाथ में पकड़ी तस्वीर को अलमारी में रखने लगी। रुको बहू, मैं खुद तुम्हें इस कमरे में लाना चाह रही थी, पर तुम्हारे ससुर जी राजी नहीं हो रहे थे, सासू माँ ने कहा। तो वह थम गई। उसके बाद देर तक वो उस अलमारी की फोटो दिखाती रही, बताती रही, सुनाती रही। संदूक खोलकर उसे दिखाया जिसमें सोने चांदी हीरे मोती के गहने भरे पड़े थे। एक लाल बनारसी साड़ी उसमें से निकालकर उसे पहना दी और गहनों से लाद दिया ऊपर से नीचे तक। तुहिना सब करती रही। शाम हो चली थी। उसे लेकर वो पूजा घर में पहुंच आई और खुद बाहर जाकर बैठ दिया बाती की तैयारी करने लगी। अंकुर को कुर्ता पैजामे में सजीला बना पूजा घर में आ बैठा। पापा तो थे ही। देर तक पूजा चली। फिर सबने माँ के हाथों के पकवानों को चाव से खाया। मम्मी बार बार आंखें पोंछ रही थी। दूसरे दिन सुबह तीनों पटना के लिए निकल पड़े। अंकुर माँ के गले लगकर रोने वाला इस बार अकेला नहीं था। तुहिना भी उसी व्यग्रता से रो रही थी। पापा जी कार में पहले ही जा बैठे थे। लौटते वक्त रास्ते भर शायद ही किसी ने आपस में बात की हो, मानो सब गमगीन हो। पर तुहिना अब तक सुन रही थी, गुन रही थी जो उस दोपहरी मम्मी ने उसे बताया था। दुल्हन, ये सब संभालो, अब मुझसे नहीं होता है। नाना, इस फोटो को नहीं रखो अंदर, पहले इन्हें ध्यान से देखो, प्रणाम करो इनको। ये तुम्हारी सास है राधा, अंकुर को जन्म देने वाली। मैं तो राधा दीदी के मायके से आई अनाथ हूँ, जो राधा के संग उसके ब्याह के साथ ही आई थी उसकी देखभाल करने। क्या जानती थी कि ऐसा हो जाएगा कि सब चले जाएंगे और मैं ही रह जाऊंगी देखभाल करती हुई। सब कुछ है इस घर में, बस रहने वाले आदमी ही नहीं है। अंकुर के पिता भी अकेले थे, उसके दादा भी अकेली संतान ही थे। फिर उन्होंने तुहिना को यह बात बताई जिससे अंकुर भी अनजान है। अंकुर को जन्म देने के बाद से ही राधा दीदी बीमार रहने लगी थी। अंकुर के 6 महीने का होते होते वो चल बसी। अब इतने बड़े घर में रहकर अंकुर के पापा और दादाजी और नन्हा सा अंकुर, मैं कहाँ जाती। मैं बच्चे को सीने से लगाकर पालने लगी। जब तक अंकुर के दादाजी रहे वो कोशिश करते रहे कि मेरी शादी हो जाए, पर ना मेरी शादी हुई और ना अंकुर के पापा ने दूसरी शादी की। हम अंकुर के माँ बाप जरूर थे पर पति पत्नी नहीं। बचपन में अंकुर यही गांव के स्कूल में पढ़ता रहा। फिर कुछ बड़ा होने पर ठाकुर साहब पटना में बैंक की नौकरी करने लगे। कारण यहाँ के गांव के लोग तरह तरह की बातें करने लगे थे हम दोनों को लेकर। फिर अंकुर को आगे अच्छी तामील भी तो देनी थी। इतना बड़ा आदमी अपना सब कुछ मुझ दाई के हाथों में सौंप कर एक छोटी सी नौकरी करने लगा। अंकुर की माँ बन मैं यहीं इस घर में रह गई। राधा की अमानत सब संभालती रही, सुनती भी रही जमाने के जहरीले बोल। ठाकुर साहब तो मुझसे हिसाब भी ना पूछते, पर मैं कैसे कुछ गलत करती। आखिर सब मेरे बेटे अंकुर का ही तो है। पर वह अकेलापन हावी होने लगा। ये सब धन दौलत
तुम लोगों का ही है दुल्हन, अब संभालो अपनी अमानत। अंकुर, मुझे माँ समझता है, बस यही भरम मेरे जीने के लिए बहुत है। उम्मीद है दुल्हन, तुम हमेशा उसकी माँ को जिंदा रखोगी, कम से कम जब तक मैं जिंदा हूँ। मत तोड़ना ये भरम। मम्मी हाथ जोड़कर कहने लगी थी। हक ही नहीं, कुछ फर्ज भी। कार पटना एयरपोर्ट पर पहुंचने को थी। तुहिना को अपना कहा याद आ रहा था, जिसे उसने जल्दी से जल्दी पूरा करना भी है। माँ, अब आप अकेली नहीं है, आप यहाँ जितना होता है समेट दो। बहुत कर लिया काम, अब आप अपने बेटे बहू के संग रहेंगी। बस अगले महीने मैं फिर आकर आपको ले जाऊंगी। तो हिना सोच रही थी कि अचानक ध्यान आया कि मम्मी का नाम तो उसने पूछा ही नहीं। अवश्य उनका नाम अहिल्या ही होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए।